मैं भी राजस्थान का भारत सरकार में प्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान का जाया जन्मा होने के नाते आप सबका इस यशस्वी मेवाड़ की धरा पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इधर शांतिलाल जी के भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन और उस संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन जिसके साथ में देश भर में हजारों लोग जुड़े, ऐसे समाज के लोगों के संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन जिसकी देने की परंपरा पूरा देश, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने उल्लेख किया, इतिहास के पन्नों से भी जानता है, पहचानता है और मानता है। ये भामाशाह के पुत्रों का सम्मेलन भामाशाह की धरती पर हो, इससे अच्छा सुखद संयोग इस आज़ादी के अमृतकाल में नहीं हो सकता। भारत को आज का भारत बनाने में सामाजिक संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया है। एक सामाजिक संस्था को बनाना और चलाना निश्चित रूप से अत्यंत कठिन काम है। सामाजिक संस्था के लिए अपना नियोजन करना, अपना सर्वस्व समर्पण करना, अपना त्याग करना, अपने आचरण और व्यवहार में इस तरह की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखना कि समाज के श्रेष्ठीजन उस पर विश्वास कर सके और निरंतर सहयोग करते रहे। जैन साहब, ये शांतिलाल जी तो क्योंकि जैन समाज के संगठन के पुरोधा हैं, इसलिए शायद इनको धन संग्रह में कम संकट आया होगा, वरना दूसरी सामाजिक संस्थाओं को तो वो भी चुनौती एक साथ में रहती है। और इन्होंने जिस तरह से निष्ठा के साथ में काम करते हुए, जिस पवित्रता के साथ में काम करते हुए जिस मुकाम पर आज पहुंचे, अब मुझे लगता है कि भारतीय जैन संगठन ये तय करे। और जो इतिहास अभी आदरणीय शांतिलाल जी ने बताया कि किस तरह से लातूर के भूकंप के बाद में विद्यालयों का निर्माण किया गया, सुनामी के बाद में ठीक बाद में किस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर काम किया, महाराष्ट्र में सूखे के बाद में किस तरह से महाराष्ट्र के 24 जिलों में निरंतर जल साधना की, एक लंबी यात्रा बीजेएस ने पूरी की है। और उस यात्रा में जो पुण्य सृजित हुआ है, उस पुण्य के कारण से आज भारतीय जैन संगठन और शांतिलाल जी की एक आवाज पर शायद धन संग्रह 100 जिलों के लिए या 700 जिलों के लिए करना हो, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय अब नहीं बचा है। हमें नित्य प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नित्य प्रतिदिन इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें अपने संस्थान में भी इसका विषय की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते थे जो आज हम नहीं कर पाए। भारतीय जैन संगठन ने इतने समय तक इतना लंबा काम किया, नित्य प्रतिदिन अगर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि हमने ये सब कुछ किया है, तो शायद आत्ममुग्धता आए। भारतीय जैन संगठन और शांतिलाल मूथा जी को नित्य प्रतिदिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे और वो हम नहीं कर पाए। और ये विचार क्योंकि शांतिलाल मूथा करते हैं, इसलिए भारतीय जैन संगठन नए नए विषयों को लेकर के आगे बढ़ती भी है, आगे चलती भी है। और शांतिलाल मूथा जी को वो च्यवनप्राश मिलता रहता है और ये जवान बने रहते हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जैन संगठन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का कि उन्होंने जिस तरह से पानी के क्षेत्र पर काम किया, महाराष्ट्र में 24 जिलों में काम किया, वहां बुल्ढाना से लेकर के अनेक जिलों तक संपूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में काम किया। और आज ये और भी प्रासंगिक इसलिए हो गया, सीपी जोशी साहब ने बहुत दुख के साथ में वर्तमान में जो हालात हैं, किस तरह से रेल मंगरा में पानी की कमी हुई है, किस तरह के हालात और किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वो बात की। आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां, उन चुनौतियों में से एक पानी की आने वाले समय में उपलब्धता है। पूरा विश्व इस बात से चिंतित है। आज पूरा विश्व, जब कहीं भी मुझे भारत सरकार में कृषि मंत्री के नाते काम करने का भी अवसर मिला और अभी मुझे जल के विषय पर काम करने का दायित्व मिला है। मैं जब कृषि मंत्री के नाते विश्व भर में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जाता था तो एक ही चर्चा होती थी, एक ही विषय पर बात होता था कि 2050 में जब देश की आबादी 9 बिलियन के आसपास होगी, तब हम दुनिया की आबादी 9 बिलियन होगी, तब हम दुनिया को किस तरह से भोजन करा पाएंगे। कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आने वाली, और क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के कारण से हम किस तरह से आगे उस इंपैक्ट को मिटिगेट करते हुए किस तरह से हम आगे काम कर पाएंगे। और आज जब मैं जल संसाधन और जल के विषय का मंत्री होने के नाते जब विश्व भर में जाता हूं, लोग जल के बारे में जिस तरह से चिंतित हैं, जिस तरह से घबराए में, अनेक लोग अनेक तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण जो है बातें भी करते हैं कि आने वाला विश्व युद्ध जो है वो शायद जल के विषय को लेकर के होगा। मैं इस बात से तारतम्य नहीं रखता, लेकिन निश्चित रूप से मनुष्य मात्र के सामने बहुत बड़ा संकट जो है वो आने वाले समय में जल की उपलब्धता होने वाली। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में चुनौती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में वो चुनौती और भी बड़ी है, और भी गंभीर है। वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन और इकोनॉमी की ग्रोथ के में एकदम सिमिलरिटी ऑफ पैटर्न है। इसलिए जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं,
अभी आदरणीय अभय जी कह रहे थे कि उसमें 25% हमारा स्टेक होना चाहिए जैन समाज का। जैन समाज को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 25% स्टेक वाटर सिक्योरिटी के लिए भी हम निवेश करें, हम अपने अर्जित धन में से निवेश करें। और मैं आज जिम्मेदारी देना चाहता हूं आप सबको, जितने लोग यहां बैठे हैं, कि शांतिलाल जी मूथा का हाथ पकड़ करके उस ताकत के साथ में काम करें कि आने वाले समय में देश के विकास में, जो देश का सुनिश्चित विकास है, जो होना ही है, उसमें जल की उपलब्धता कहीं अवरोध न बन जाए। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी पड़ेगी। और समाज का जो सबसे समर्थ तबका है, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले पिछले वर्षों में काम करते हुए जिस तरह से जल चेतना का एक सृजन इस देश में हुआ, शांतिलाल जी जैसे अनेक लोगों ने इस देश में जिस तरह से काम किया, अनेक व्यक्तियों ने काम किया होगा, इंडिविजुअली पंचायतों ने काम किया होगा, किसी जो है संस्थान ने काम किया होगा, सेलिब्रिटीज ने काम किया होगा, एनजीओज ने काम किया होगा, और कहीं राज्य सरकारों ने भी काम किया होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में जिस तरह से काम हुआ था, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से जो शुरुआत हुई थी, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू की जिस तरह से शुरुआत हुई, जल जीवन हरियाली बिहार में हुआ, नीतीश जी ने किया, जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र में बीजेएस उसके साथ में पार्टनर थी, जलयुक्त शिविर में देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से काम किया, आज उसका प्रभाव रजिस्टर भी होने लगा। निश्चित रूप से जिस तरह से देश में विभिन्न संगठनों ने, सरकारों ने काम किया, उसका प्रभाव रजिस्टर होने लगा। लेकिन हमें अभी और गति के साथ में इस काम को करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूगर्भ का जल हम जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, उसके कारण से ये चुनौती नित्य प्रतिदिन हमारे सामने और आगे बढ़ने वाली। और यहां खड़े होकर के मैं एक जिम्मेदारी बीजेएस को और देना चाहता हूं, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर एग्रीकल्चर है। जब पानी बचाने की बात होती है तब सबसे पहले ये कहते हैं कि महिलाएं पानी बहुत वेस्ट करती हैं, रोज शैम्पू करती हैं, उनको कम करना चाहिए। जब पानी के बचाने की बात आती है, पहला प्रतिबंध हम अपने आप पर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भारतीय चेतना है, भारतीय विचार है, भारतीय पद्धति है। जबकि जो है घर में जो डोमेस्टिक पानी, टोटल पानी जो देश में, दुनिया में, देश में यूज होता है, भारत में उसका 5% डोमेस्टिक पर्पज के लिए उपयोग होता है, 6% केवल जो है वो इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है। रिमेनिंग 89% इज बीइंग यूज्ड इनटू एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन। और हमको इरिगेशन के पानी पे जुडिशियसनेस किस तरह से आए, वाटर यूज एफिकेसी किस तरह से बढ़े, इसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी भी बीजेएस को उठानी पड़ेगी, बीजेएस जैसे संगठनों को उठानी पड़ेगी, तब जाकर के हम पानी बचा पाएंगे। अब जो समय आ गया है वो समय केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम करने का नहीं है, वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करने का, कि हम कैसे पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसके लिए भी कार्यक्रम शुरू किया। देश के ऐसे 7 प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा चुनौती है, उन 7 प्रदेशों के ऐसे 79 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके हम समाज के सहयोग से पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट करते हुए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस पर हम 6000 करोड़ रुपए का एक पायलट प्रोजेक्ट करें। हमारे लिए ये आकलन का विषय तो है ही कि हम 75 साल में क्या कर पाए और क्या न कर पाए, लेकिन साथ साथ में हमारे लिए यह समय अवसर भी है कि हम इस युग को, इस समय को यादगार बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 ऐसे तालाब नए बनाएं या पुराने तालाबों का पुनरुद्धार करें। आने वाले 25 साल में हमें देश को संपन्न, समर्थ और शक्तिशाली यदि देश बनाना है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब कभी भी कहीं भी होता है, किसी समाज में होता है, किसी देश में होता है, किसी संस्थान में होता है, हम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हम वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म आवर नेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जैसा मैंने कहा, जो जितना ज़्यादा समर्थ है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और अभय जी अभी कह रहे थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन 25% इंडियन इकोनॉमी में है, तो अभय जी आपकी जिम्मेदारी भी इस ट्रांसफॉर्मेशन की 25% है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समाज को नियोजित करने के लिए नेतृत्व जो यहाँ बैठा है, ये सब लोग और आप सब लोग भी अपने आप में नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आप अपने जिले का, अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। मैं आप सब से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस बदलाव के दौर में भारत निर्माण के लिए हम सब लोग जुटें, हम सब लोग आगे बढ़ें, भारत को निर्मित करके हम सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ भारत बनाएं। और आने वाले समय में जब देश के इस परिवर्तन के कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि देश बदलेगा, और मैं विश्वास के साथ में यह भी कह सकता हूं कि इस कालखंड का इतिहास भी लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा मित्रों, हम सबके पास में यह अवसर है कि हम उस इतिहास में, अपने इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज करा सकें। शांतिलाल जी निश्चित रूप से दर्ज करा पाएंगे, लेकिन अनेक शांतिलाल जी इस समाज में पैदा हों और हम परिवर्तन कर सकें, इस परिवर्तन के वाहक बन सकें, ऐसी अपेक्षा भाव के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद।